ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, और आज हमारा टॉपिक है ब्रेक डाउन इन गैसेस। लास्ट क्लास में हमने गैसेस डाइलेक्ट्रिक के कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, और उससे पहले हम ये पढ़ चुके थे कि यानी किसी भी डाइलेक्ट्रिक की ब्रेक डाउन की वजह क्या हो सकती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस पे डिपेंड करते हैं, और कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, यानी फोटो आयनाइजेशन, इस तरह थर्मल आयनाइजेशन, कोलिजन आयनाइजेशन वगैरह। सही है। फिर हमने उसमें थोड़ा बहुत ये भी पढ़ा था कि प्राइमरी आयनाइजेशन क्या होती है और सेकेंडरी आयनाइजेशन क्या होती है। सही है। तो आज हम इसकी कुछ थ्योरीज पढ़ लेंगे। अच्छा, द मोस्ट कॉमन गैसेस आर, यानी जो कॉमन गैसेस एज ए गैसियस डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल होती हैं वो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ओके फ्रेन गैस, ठीक है, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में भी इस्तेमाल होता है एज ए कूलेंट, ठीक है, और SF6 सल्फर हेक्साक्लोराइड गैस, ठीक है। वेरियस फिनोमेना अकर इन गैसियस डाइलेक्ट्रिक व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड। व्हेन द वोल्टेज इज लो, small current flow between the electrodes and the insulation retain its electrical properties. And if the applied voltage are large, so the current flowing through the insulation increases very sharply and an electrical breakdown occurs. Okay, the buildup of high current in a breakdown is due to the processes known as ionization, in which electrons and ions are created from the neutral atom or molecules, and their migration to the anode and cathode respectively leads to high current. अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं कि यानी अब यहाँ पे लेट सपोज हम एक ट्यूब ले लेते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, और हम इसमें हम क्या कहते हैं कि वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। तो जिस पे जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो उसको हम एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल है तो उसको हम कहते हैं कैथोड। सही। अच्छा, सो इसमें हमने गैसियस पार्टिकल्स हमने भर दिए, और हम देखेंगे कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस पे एक वोल्टेज इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होगा। सही है। और ये न्यूट्रल एटम्स हैं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं और एटम्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूट्रल है तो कोई आयनाइजेशन नहीं हो रही। सही है। और फिर जो है जो जो इस पे स्ट्रेस बढ़ेगा, अगर इस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस की आयनाइजेशन पोटेंशियल की एनर्जी इन गैसियस एटम्स की आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इफ द एक्सटर्नल एनर्जी इज ग्रेटर देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द गैसियस एटम, तो फिर क्या होगा, फिर आयनाइजेशन होगी। और आयनाइजेशन का मतलब ये है कि आयंस बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है। जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो अगर पॉजिटिव होंगे तो वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और अगर नेगेटिव होंगे तो वो एनोड की तरफ जाएंगे। सही। और अगर लेस है, एक्सटर्नल एनर्जी इज लेस देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो फिर आयनाइजेशन नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन होगा। और एक्साइटेशन को हम ब्रेक डाउन नहीं कहते। सही। ब्रेक डाउन सिर्फ जो है ये नहीं, हम आयनाइजेशन, इसका मतलब है ब्रेक डाउन का होना। सही। अच्छा, सो ये देखें, ये वही सही है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बनाया है। सही। अच्छा, सो टाउनसेंड ने इस पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सही है, तो उसको हम पढ़ते हैं। टाउनसेंड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने एक रिजल्ट वोल्टेज वर्सेस करंट, यानी ये जो डिस्चार्ज ट्यूब को जो वोल्टेज अप्लाई हुआ है, इस वोल्टेज को वो बढ़ा रहा था,
और साथ साथ में जो आयनाइजेशन करंट, आयनाइजेशन की वजह से जो करंट यानी अब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव आयंस उधर जाएंगे, इनकी वजह से जो करंट फ्लो होगा, तो इसको और इस वोल्टेज को, इन दोनों को इसने क्या एक कर्व बनाया, सही, यानी अप्लाइड वोल्टेज और रिजल्टिंग कंडक्शन करंट ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ द गैसियस पार्टिकल्स, सही। तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, उसने ऑब्जर्व किया कि जो जो मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, सही है, तो करंट भी यानी कंडक्शन उतनी इसी मिकदार से बढ़ रही है, सही है? अच्छा, और इसी तरह फिर उसने ऑब्जर्व किया कि यानी अब मैं वो वोल्टेज को बढ़ा भी रहा है, मगर जो कंडक्शन हो रही है करंट की वो उस अमाउंट से नहीं बढ़ रही जिस अमाउंट से बढ़नी चाहिए, यानी जो जो स्लोप यहाँ पे था वो स्लोप अब यहाँ पे नहीं है। अच्छा, फिर उसने देखा कि एक स्टेज ऐसा आया कि जब वो वोल्टेज को और बढ़ा रहा था तो करंट बिल्कुल यानी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ, और यानी बहुत ज़्यादा, उसकी स्लोप फिर इससे भी ज़्यादा थी, ठीक है। तो फिर इसने ये तीन रीजन्स का जो है वो तीन रीजन्स में इसको डिवाइड किया, तो ए, सही है, और बी फॉर एग्जांपल, और सी, ठीक है। इसने अपने नाम दिए, वो हम डिस्कस करते हैं अभी, सही। अच्छा, सो मैथमेटिकल जो मॉडल है उसका वो कुछ इस तरह है कि अच्छा, ये पूरा जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, ये डिस्टेंस है पूरा डी, सही है। तो आपको पता है कि अमूमन जो हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं उसमें हम स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं, स्मॉल पोर्शन पे अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि उसकी इंटीग्रेशन यानी सम अप कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, और यानी हम ये एज्यूम करते हैं कि अब ये सब पे अप्लाई होगा। यानी फॉर एग्जांपल एक इस डी में से छोटा पोर्शन इसने ये लिया, ठीक है, और जिस तरह हम ये निगाजियन ला आप लोगों को याद होगा एपीसी में, ये सर और भी मुख्तलिफ मॉडलिंग में हम इस तरह करते हैं, छोट, ठीक है, स्मॉल पोर्शंस में, ठीक है, ये आप देखिए स्मॉल पोर्शंस डी के स्मॉल स्मॉल पोर्शंस हैं, सही। एक पे कर देते हैं, फिर जो है हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और उसकी लिमिट्स पुट कर देते हैं, लिमिट्स फिर हम जो पूरे पोर्शन है उसका हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ठीक है, हम स्मॉल पोर्शन लेंगे, डी का स्मॉल पोर्शन फॉर एग्जांपल डी एक्स, सही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, यानी वैसे तो हमने इसको गैसियस उससे भरा है, ठीक है, पार्टिकल से भरा है जो जो कि न्यूट्रल हैं, सही है, मगर अ, इन्होंने एज्यूम किया है कि यहाँ पे कुछ आयनाइजेशन पहले से हुई है जो कि बहुत ही यानी कम मिकदार में है, सही है, और उनकी वजह अभी वोल्टेज अप्लाई भी नहीं हुआ, मगर उनकी वजह जो है वो फोटो आयनाइजेशन हो सकती है, यानी बाहर जो धूप थी, ठीक है, या सराउंडिंग उसमें अगर कोई, ठीक है, रेडिएशंस, यानी सनलाइट में आपको पता है मुख्तलिफ रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट और कॉस्मिक रेडिएशन इस तरह हो सकती हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से थोड़ी बहुत आयनाइजेशन हुई, ठीक है, और ये जो थोड़ी बहुत आयनाइजेशन इन्होंने एज्यूम की वो इस वजह से कि अब यही जो है सेकेंडरी आयनाइजेशन का भी काम देंगे, सही है, यानी कोलिजन करके ये वोल्टेज तो करेगा ही, मगर ये भी जो है न्यूट्रल, अब ये इलेक्ट्रॉन है इस न्यूट्रल पार्टिकल से कोलाइड करके तो कोलिजन आयनाइजेशन कर सकता है, यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकता है, सही है। अच्छा, सो डी एक्स इज द स्मॉल डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है, और द नंबर ऑफ आर्बिट्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द गैप, इस गैप में जो कि पहले से प्रेजेंट है, तो वो उनकी मिकदार एन नॉट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एन नॉट कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10, 5 या इस तरह कुछ भी, ठीक है, तो ये दीज आर द नंबर्स, ठीक है, ये तादाद हैं किन की, उन इलेक्ट्रॉन की जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है इस गैप में, सही। These electrons gain energy from the voltage and are accelerated towards the anode in the
length dx, the electron suffers collision with the atom in their path, resulting in ionization process that produces फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन। ठीक है, अच्छा अब वोल्टेज अप्लाई हुआ और जो है वोल्टेज स्ट्रेसेस अप्लाई होंगी और इन इलेक्ट्रॉन्स को भी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सही है, इन इनको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये अपने यानी रास्ते में ही दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकराएंगे और वहाँ से न्यूली इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी जो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं थे और आयनाइजेशन से इन्होंने प्रोड्यूस किया। ठीक है, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहले से मौजूद था, इस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इसको वोल्टेज की वजह से मिली, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होगी तो ये उसको यानी आयनाइजेशन काज कर लेगा, अगर नहीं हुई तो फिर तो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये चूंकि एनोड की तरफ आ रहा है तो अपने रास्ते में ही ये इनको से स्ट्राइक करके कोलाइड करके, सही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर लेगा और फिर दो इलेक्ट्रॉन्स यानी होंगे, एक ये वाला जो खुद का है और एक जो इससे निकला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर आएंगे और प्रोटॉन्स जो हैं वो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इधर जाएंगे। ओके, सो डी एन आर द न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन इन द गैप। अच्छा, इस गैप में हम चूंकि वो छोटा हमने वो लिया है तो इसलिए हम ये डी लगा रहे हैं, स्मॉल गैप। ठीक है, दी द न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोलिजन की वजह से प्रोड्यूस हुए, उनकी मिकदार ये भी नंबर है। ठीक है, द नंबर ऑफ, ये भी द नंबर है। ठीक है, द नंबर ऑफ न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग बाय द कोलिजन ऑफ द ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन दिस स्मॉल गैप, इस स्मॉल गैप में। सही है, ये उस स्मॉल गैप की बात हो रही है। एन नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है जो कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के तौर पे काम आएंगे और इन इंसिडेंट की वजह से जो न्यूली प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो डी एन है। सिंपल, सही, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये मैंने बाय हैंड वो कर दिया था, लिख लिया था। अच्छा, डी एन जितना गैप, जितना न्यूली प्रोड्यूस सॉरी जितने ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे इतने न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे। वो तो जाहिर बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर पहले से 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर हर एक 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 भी प्रोड्यूस करता है तो 10 प्रोड्यूस होंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऑलरेडी 20 इलेक्ट्रॉन है और हर एक 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 भी प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर तो जाहिर बात है, फिर तो 20, तो जितने ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा होंगी तादाद, उतने न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ज़्यादा होगी, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही, डी एन न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन इन द गैप, ये डी स्मॉल गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, the newly produced electron, the number of newly produced electron in the small gap is directly proportional to the already present electrons in that gap। सही, और dn is also directly proportional to the dx, यानी जो गैप आपने लिया है। सही है, अगर वो आप ज़्यादा लेंगी, ठीक है, अगर आपने 1 सेंटीमीटर लिया है तो जाहिर बात है उसमें जो है जो न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम होंगे। अगर आपने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है, सही है, तो उसमें फिर न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आपने 3 सेंटीमीटर का लिया है और ज़्यादा लिया है गैप, सही, तो फिर उसकी ज़्यादा होगी, तो ये नहीं, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है, ओके। अच्छा, आप कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, तो डी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट एंड डी एन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स। इट मींस डी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट इनटू डी एक्स। सही है, अच्छा, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम रिमूव करेंगे और प्रोपोर्शनलिटी को हम रिप्लेस करेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखा, और ये जो है प्रोपोर्शनलिटी का सैम्बल नहीं है, बल्कि बुक ने ये कंफ्यूजन की है। ठीक है, ये है अल्फा, सही, ये है अल्फा, अल्फा
अल्फा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, और इसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट, सही है। अच्छा, अब फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट क्या है, ये कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है, ये जो रिलेशन है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, ये डिपेंड करती है गैस के, गैस मटेरियल पे। यानी मतलब ये है कि अगर आप वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो शायद इस तरह बन जाए। अगर आप नाइट्रोजन ले रहे हैं तो शायद वो इस तरह बन जाए। अगर आप SF6 बन रहे हैं तो वो शायद इस तरह बन जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, सही है, तो वो वेरी करती है बाय द गैस मटेरियल, ठीक है। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर प्रोपोर्शनलिटी भी कांस्टेंट ही रहेगी, सही है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यही मतलब होता है, ठीक है, कि आप इसको चेंज नहीं करेंगे तब ये प्रोपोर्शनलिटी ओबे होगी, सही है। तो गैसियस पार्टिकल को आप जो है ये नहीं आप, ये नहीं है कि आप रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रीडिंग लेते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपने एक गेस लिया, फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन में आपने दूसरा गेस लिया, फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन में आपने तीसरा गेस लिया, फिर आप कहते हैं कि ये तो ठीक नहीं आ रहा आंसर। तो वो आप इसलिए क्योंकि आपने कांस्टेंट को कांस्टेंट नहीं लिया जो कि कांस्टेंट लेना चाहिए, ठीक है। ये मतलब सही। अच्छा, ये तो खैर वैसे आपको समझाने के लिए कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी क्या होता है आपको पता भी है। अच्छा, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा है और वो है गेज मटेरियल का, सही, यानी ये किस मटेरियल से बना है, सही। अच्छा, अब डी एन इज इक्वल टू अल्फा एन नॉट डी एक्स, ये भी इलेक्ट्रॉन की तादाद है और ये भी इलेक्ट्रॉन की तादाद है, एक ही चीज़ है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दें, सही। एन नॉट को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो डी एन डिवाइड बाई एन नॉट इधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर कट जाएगा, अल्फा डी एक्स, सही। अच्छा, अब चूंकि ये डी डी है यानी वो स्मॉल गैप है, ये भी स्मॉल गैप की बात है, तो हम अब पूरा लेते हैं, पूरा कंसिडर करते हैं, ठीक है। और पूरा कंसिडर करने के लिए हमने इसके लिमिट्स पुट करने होंगे, सही। तो हम ये कहते हैं कि कम से कम इलेक्ट्रॉन जो है वो एन नॉट यानी जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, सही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यानी हायर लिमिट उसकी है एन, सही है। तो एन नॉट से लेकर एन तक, और कम से कम डिस्टेंस कितना हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, सही। और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस वो डी है, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे शो कर चुका हूँ आपको, ये देखें, ये डी है, सही, डी। इसकी कम से कम मकदार ज़ीरो इसलिए नहीं है क्योंकि एन नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट है, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो ये हम ज़ीरो नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो हैं एन नॉट, सही, ये वाला। तो एन नॉट से एन तक, ठीक। अच्छा, वन ओवर एन नॉट, ठीक है। डी एन जो है वो यानी विद रिस्पेक्ट टू एन इसकी इंटीग्रेशन हो रही है, तो वन ओवर एन नॉट, सही। और जीरो सी डी अल्फा, अल्फा तो खैर बाहर चल जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका उससे कोई इंटीग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। तो यहाँ पे वन रह जाएगा, वन डी एक्स, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, वन ओवर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, एल एन ऑफ एक्स होता था ना, तो इसलिए यहाँ पे वन ओवर एन नॉट का क्या है, एल एन ऑफ एन नॉट। और लिमिट्स हैं, अपर लिमिट है एन और लोअर लिमिट है एन नॉट, तो हम पहले ये हम पुट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, एन नॉट की वैल्यू पुट की, सही है, एन की वैल्यू पुट की, एल एन ऑफ एन माइनस एल एन ऑफ एन नॉट, सही है। और इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा तो अपनी जगह पे वन, वन इसका, ठीक है, वन का इंटीग्रेशन यानी विद रिस्पेक्ट टू ये है, तो आप डी भी कह सकते हैं, एक्स भी कह सकते हैं, जो भी, ठीक है। उसमें पहले आप अपर लिमिट पुट करें डी और फिर लोअर लिमिट पुट करें ज़ीरो, तो डी माइनस ज़ीरो, सही है। अच्छा, एल एन, अच्छा लॉग का रूल है कि सब्ट्रैक्शन आप डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एल एन ऑफ एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू अल्फा डी, सही। अच्छा, अब आपको चाहिए कि न्यूली कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, उनकी तादाद चाहिए, तो चूंकि ये तो एल एन है, तो आप इस तरह करें, एल एन को एन को फाइंड करना है तो एल एन को रिमूव करना होगा, ठीक है। तो एल एन को रिमूव करने के लिए एक्सपोनेंशियल यूज़ होता था, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हम ये ई रेस पावर यहाँ पे भी और एक्सपोनेंशियल यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एल एन के साथ कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा। तो n डिवाइडेड बाई एन नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर, ठीक है, अल्फा डी। एक्सपोनेंशियल को हम ई रेस टू द पावर भी लिख सकते हैं और ई एक्स पी भी लिख सकते हैं, सर एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, ई रेस टू द पावर अल्फा डी। अच्छा, अब हमने एन फाइंड करना है, तो एन नॉट को बोथ साइड पर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी और इधर भी, तो ये तो कट जाएगा। तो एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू द पावर अल्फा डी। ये न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन आ गया हमारे पास, सही है। अच्छा, अगर आपको यानी करंट चाहिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है डिवाइडेड बाय टाइम, ये इसको हम करंट कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड है उसको हम कहते हैं करंट, एम्पियर्स, ठीक है। तो एन डिवाइडेड बाई टी, एन नॉट डिवाइडेड बाई टी, तो आई इसे आ गया आई, इसे आया आई नॉट, ठीक है, ई रेज़ टू अल्फा डी। अच्छा, इसने जो एक्सपेरिमेंट से, ये तो इसका मैथमेटिकल मॉडल हुआ, जो एक्सपेरिमेंट से इसने वो किया, एक्सपेरिमेंट से इसने जो कर्व ड्रा किया वो ये है, सही। अच्छा, ए रीजन का नाम है आयनाइजेशन रीजन, इसने नाम दिया। बी का स्पेस चार्ज रीजन, और सी का एवलांच। एवलांच असल में फ्लड को कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की मकदार का होना, ठीक है, इसको हम एवलांच वो कहते हैं, सही। सो अब ये जो एक रिलेशन है, ये इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो या तो इसके एक्सपेरिमेंट में कोई गलती है, या जो है इसके मैथमेटिकल मॉडल में कोई गलती है, क्योंकि ये तो ठीक है, चलो वोल्टेज ज़्यादा हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन की मकदार भी ज़्यादा हो रही थी, मगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ भी रहा है, देखिए इसकी वोल्टेज यहाँ से बहुत काफ़ी ज़्यादा है, मगर फिर भी उनकी इलेक्ट्रॉन की तादाद उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जिस स्पीड से ये वाली बढ़ रही थी। अच्छा, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल यानी बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी मकदार बढ़ गई। तो ये जो है फिर बाद में इसका ये हुआ कि असल में इसने एक चीज़ जो है वो इग्नोर की थी, और वो क्या थी वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे, ठीक है, और प्रोटॉन्स यहाँ पे जा रहे थे, तो क्या हुआ कि ये प्रोटॉन्स यहाँ पे एकमुलेट हो रहे थे, ठीक है, और जो जो एकमुलेट हो रहे थे, तो ये इस फील्ड को कमज़ोर कर रहे थे, यानी ये जो वोल्टेज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको वीकेंड कर रहे थे, यानी इसको कमज़ोर कर रहे थे, सही है। तो जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, और आप एक का जो है वो यानी फॉर एग्जांपल इसको शेड कर दें, या इसको पेंट कर दें, फॉर एग्जांपल इसकी कंडक्टिविटी को आप वो कर दें, डिस्टर्ब कर दें, तो ओवरऑल फील्ड डिस्टर्ब होगा। ये नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये जो है ये नहीं वीक, क्योंकि फील्ड इन दोनों की कम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पे अच्छा, अब ये यहाँ पे इसलिए हुआ है कि क्योंकि प्रोटॉन का जो वेट है वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा है, यानी वेट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1037 है या इस तरह कुछ है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इतनी, ठीक है। यानी अगर आप बैलेंस के एक साइड पे एक प्रोटॉन आप रख दें, ठीक है, और दूसरी साइड पे इतने इलेक्ट्रॉन्स रख दें, तब जाके इनका वेट बराबर होगा, यानी प्रोटॉन इतने हैवी हैं, सही। तो इसने कवर किया, जिसकी वजह से वोल्टेज अगर ये यहाँ से बढ़ा भी रहा था, तो फील्ड के कम ओवरऑल यहाँ पे जो फील्ड है वो वीक है, जिसकी वजह से यानी अब स्टार्ट में चूंकि वो तो एकदम तो एक्यूमुलेट नहीं होंगे, कुछ टाइम लगेगा, तो वो तो उस वक्त तक तो ठीक चल रहा था, फिर जो है यानी वो एक्यूमुलेशन की वजह से अब यहाँ पे जो है यानी उतनी स्पीड से जो है अब आयनाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फील्ड वीकन हो गया, ठीक है। फिर इस तरह होगा कि अब चूंकि वोल्टेज और भी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाएगी, सही है ना। वोल्ट तो जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो अब ये जो है एक ज़ोरदार हिट से अब ये इसको हिट करेंगे, सही है। तो जब ज़ोर से हिट करेंगे तो
क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इस कैथोड के मटेरियल से ही इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी टारगेट न्यूट्रल एटम पे, ठीक है, कोई भी पार्टिकल हिट करें, ठीक है, और उसकी जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा हो तो फिर ये इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है। सही। यहाँ पे है मेटालिक, यहाँ पे चूंकि गैसियस पार्टिकल था उसके लिए हम आयनाइजेशन पोटेंशियल का वर्ड यूज़ करते थे। यहाँ पे मेटालिक है तो मेटालिक उसके लिए हम वर्क फंक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। वर्क फंक्शन की डिफिनीशन भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह की आयनाइजेशन पोटेंशियल है। क्या? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक एटम। बस सिर्फ यहाँ पे फ्रॉम द गैसियस पार्टिकल और यहाँ पे फ्रॉम द मेटालिक। ठीक है, मेटल से भी किसी भी चीज़ से आप यानी जैसे सोलर पैनल है, सोलर पैनल में क्या होता है कि आप फोटॉन से इसको हिट करते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन को वो कर देते हैं, निकाल लेते हैं, नॉकआउट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे, तो यहाँ पे इंसिडेंट क्या है, यही जो पॉजिटिव आयंस हैं, यही पॉजिटिव आयंस, ठीक है, और इनकी मोमेंटम भी ज़्यादा होगी, P=mv। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इनका मास बहुत ज़्यादा है, तो जब मास ज़्यादा है, ठीक है, तो इनको मोमेंटम भी ज़्यादा मिलेगा, तो यानी बहुत ज़ोर से ये इसको हिट करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ही एमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि ये गैसियस पार्टिकल से, ठीक है, जो गैस से हमने भरा है इससे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुए और वो इसकी तरफ जा रहे हैं। और एक वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कैथोड से अब निकल आए हैं। ठीक है, कैथोड से, ठीक है, निकल आए हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से वो होंगे, एजेक्ट होंगे, तो वो किधर जाएंगे? उन पे भी नेगेटिव आयन है तो जाहिर बात है वो भी इधर ही जाएंगे। ठीक, तो अब मगर ये तब होगा जब ये जो प्रोटॉन्स हैं इनका इनकी जो वो है काइनेटिक एनर्जी है, ये इसकी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो तब। ये नहीं है कि जस्ट इसने इसको टच किया और बस इलेक्ट्रॉन निकल आया, नहीं, वरना तो स्टार्ट में क्यों नहीं निकल आते हैं। ठीक है ना, मगर जब वोल्टेज काफ़ी बढ़ गया, ठीक है, और इनको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल गई, इतनी मोमेंटम मिल गई कि ये इसने अब ये अब इनका जो हिट है वो अब कारआमद है। ठीक है ना, अब इस कैपेबल है कि वो इससे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है। तो वो यहाँ पे यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन, तो अब दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे इनकी मिकदार जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो, तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इसने रोल ऑफ पॉजिटिव आयंस इसने इग्नोर किया है, रोल ऑफ पॉजिटिव आयंस। ठीक है ना, यहाँ पे भी रोल ऑफ पॉजिटिव आयंस है क्योंकि ये जो कम हुआ ये भी पॉजिटिव आयंस की वजह से कम हुआ, और ये जो यहाँ पे बढ़ गया ये भी यानी उन पॉजिटिव आयंस ने इसको स्ट्राइक किया, तो इसे हिट किया और इससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट हुआ और वो यहाँ से आ गया। ठीक है, तो रोल ऑफ पॉजिटिव आयन के इग्नोर होने की वजह से इसने ये सारा कुछ ये हुआ। ठीक है, तो अब हम रोल ऑफ पॉजिटिव आयंस को इंक्लूड करते हैं। अब रोल ऑफ पॉजिटिव आयंस में कैथोड का जो मटेरियल है ये किस मटेरियल से बना है? एल्यूमिनियम से बना है, कॉपर से बना है। जिस तरह हम कहते थे हमने कौन सा गैस यूज़ किया है? हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया है, SF6 यूज़ किया है, नाइट्रोजन यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है? ठीक है, तो उसके लिए हमने कोएफिशिएंट लिया था अल्फा। अब जो है यहाँ पे कैथोड मटेरियल से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होंगे, तो अगर एल्यूमिनियम से बना है तो उसका रोल, उसका वर्क फंक्शन अलग होगा। फिर जो है अगर कॉपर से लिया है तो उसका वर्क फंक्शन अलग होगा, तो निकल से बना है तो उसका वर्क फंक्शन अलग होगा। सही। अच्छा, अब यहाँ पे N2 भी इंट्रोड्यूस हो गया, वहाँ पे N0 और N1 थे, तो अब यहाँ पे वो थोड़े चेंजेस आ गए हैं। अच्छा, अब N2 इसको आप समझने की कोशिश करें। N2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड, वो तमाम तादाद जो कि एनोड की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो गैसियस पार्टिकल से निकले हैं और उधर जा रहे हैं, चाहे वो कैथोड से निकले हैं उधर जा रहे हैं, बस नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड, वो तमाम तादाद जो कि यहाँ पे पहुँच रही है, चाहे जिससे भी निकल रही है बस वो यहाँ पे पहुँच। ठीक है ना, वो अगर 20 हैं तो हम यहाँ पे बस
N2 20 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली प्रेजेंट इन द गैप, ठीक है, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट इन द गैप है वो, ठीक है, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज बाय द कैथोड, ठीक है, और जो अब कैथोड से रिलीज हुए हैं वो जो है यानी अब वो क्या कहलाएंगे, N1 कहलाएंगे, सही है। अच्छा, so the total number of electrons reaching the anode is equal to the already present electrons plus the electron released by the cathode, यानी इनकी जो N2 will be equal to N0 plus N1, ठीक है, this plus this, ठीक है, is equal to this is the net, वो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे पहुंच रहे हैं, सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब हम यूं अज्यूम करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इंसिडेंट के तौर पे लेते हैं, ठीक है, और बाकी को हम टारगेट के तौर पे ले लेते हैं। तो जिसको हम इंसिडेंट के तौर पे ले रहे हैं उसको हम इससे माइनस कर देंगे, ठीक है, ये टोटल में से हम माइनस कर देंगे, ठीक? तो यानी वो इसमें फिर काउंट नहीं होगा ना, वो तो रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स में से यानी काउंट नहीं होगा, बल्कि वो इंसिडेंट के तौर पे हम कंसिडर कर रहे हैं। तो बाय ए सिंगल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड बाय ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो N1 इज इक्वल टू N2 ई रेज़ टू पावर अल्फा डी माइनस 1। अच्छा, ये अब हमने ये वाला ये -1 जो है वो उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया है, यानी वो कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है जी। नाउ यूजिंग द डिफिनीशन ऑफ सेकंड आयनाइजेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, सेकंड आयनाइजेशन कोएफिशिएंट क्या है, वो अल्फा है, सही है, सॉरी गेमा है। अब ये गेमा क्या है, दिस इज दी कैथोड मटेरियल कांस्टेंट। मैंने आपको भी बताया कि हम ये देखेंगे कि ये किस मटेरियल से बना है, एल्यूमिनियम से बना है, निकल से बना है, जिससे भी बना है, ठीक है। तो N1 इज इक्वल टू गेमा N2 ई रेज़ टू पावर अल्फा डी माइनस 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू N0 प्लस, ठीक है, N1 ये, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये असल में N1 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय द कैथोड, सही है। तो जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से रिलीज हुए हैं उनकी मिकदार जो है वो N1 है, सही है। अच्छा, सो जो टोटल N2 हैं इनमें से उस इलेक्ट्रॉन को मैंने माइनस किया जो कि हम इंसिडेंट के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय द सिंगल, तो ये हमने उससे माइनस कर दिया, ठीक है। तो N1 इज इक्वल टू N2 ई रेज़ टू पावर अल्फा डी, जो कि ऑलरेडी रिलेशन आया है पहले से, ये, ठीक है, अल्फा डी। इससे मैंने वो इंसिडेंट को माइनस कर दिया है, जो कि एक हम यूं एज्यूम करते हैं कि एक को जो है हम इंसिडेंट के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सो इस अच्छा, और यहाँ पे मैंने गेमा इसलिए लिखा क्योंकि ये जो N1 क्या है, N1 है इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय द कैथोड, ठीक है। तो अब ये इसकी मिकदार डिपेंड करती है कि ये किस मटेरियल से बना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और N1 की वैल्यू 100 आ गई, ठीक है, एल्यूमिनियम से 1 आ गई, तो अगर आप कॉपर ले रहे हैं, ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स को उसका वर्क फंक्शन अलग होगा तो शायद 80 आ जाए। तो N1 की वैल्यू वेरी करेगी किसकी वजह से, गेमा की वजह से, नहीं किस मटेरियल से ये बना है, सही है। अच्छा, सो N1 इज इक्वल टू गेमा, N2 सिर्फ गेमा लिख लिया मैंने ताकि ये उसमें ये नहीं उसका रोल भी आ जाए, ठीक है। अब ये वैल्यू ली है मैंने, ठीक है, और इसमें पुट कर दी यहाँ पे, N2 इज इक्वल टू N0 प्लस N1 की वजह मैंने ये लिख दिया। अच्छा, N2 इज इक्वल टू N0 प्लस गेमा ई रेज़ टू पावर अल्फा डी माइनस 1, ओके। अब यहाँ पे भी N2 है और यहाँ पे भी N2 है, तो N2 दो दफ़ा है तो हम इसको वो करेंगे ताकि N2 कॉमन हो जाए, सही। अच्छा, ओके, तो N2
यहाँ पे भी N2 है, यहाँ पे भी N2 है, N2 कॉमन लिया, N2 यहाँ से 1 आ गया, 1 आ जाएगा, 1 माइनस गेमा, ठीक है, N2 तो कॉमन लिया, ई रेज़ टू पावर अल्फा डी माइनस 1, सही है। अच्छा, अब N2 को मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो N2 इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाय, देखिए ये पूरा पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है, N2 फाइंड करना है, एन नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस गेमा ई रेज़ टू पावर अल्फा डी। अच्छा, अब एज हमने पहले वो किया था, फाइंड किया था कि एज n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर अल्फा डी, ठीक है। अब लेट एन नॉट अप्रोच टू N2, सही है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आयन रोल, सही, यानी यहाँ पे ये जो हमने प्रूफ किया था, ये प्रूफ गलत नहीं है, मगर इसमें सिर्फ ये है कि पॉजिटिव आयन के रोल को इग्नोर किया था, तो हम ये एज्यूम कर देते हैं कि यहाँ पे जो एन नॉट आया है, ठीक है, दिस एन नॉट नाउ अप्रोचेस टू N2 बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आयन रोल, सही है। तो n इज इक्वल टू n नॉट की बजाय मैं N2 लिख लूँगा, ई रेज़ टू पावर अल्फा डी यहाँ पे, ठीक है। नाउ n नॉट अप्रोचेस टू N2 बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आयन रोल, ठीक है। सो n इज इक्वल टू n नॉट N2 ई रेज़ टू पावर अल्फा डी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4, ये वैल्यूज लें, ठीक है, और इसमें पुट कर दें, तो n इज इक्वल टू, ठीक है, n इज इक्वल टू N2 की बजाय मैंने ये सारा कुछ लिख लिया, ठीक है, ये रहा N2, सही, ये डैश डैश मैंने वो किया है, और ई रेज़ टू द पावर अल्फा टी, सही। यहाँ पे ये जो है अब n की वो आ गई, इसमें अब रोल ऑफ पॉजिटिव देखें, इसमें अल्फा भी है, और देखिए ई रेज़ पावर अल्फा टी, और इसके में गेमा का वो भी है, गेमा ई रेज़ पावर अल्फा टी माइनस 1, ठीक है, गेमा भी है, यानी इसमें अब पॉजिटिव आयन यानी कैथोड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए वो भी हैं, और गैसियस पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो भी हैं, सही है। अच्छा, तो वैसे टेस्ट करने के लिए लेट गेमा इज इक्वल टू 0, आप गेमा 0 पुट कर दें, यानी आप इसको इग्नोर कर दें, किस चीज़ को इग्नोर कर दें, कैथोड के रोल को इग्नोर कर दें, आप गेमा को 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 0, तो ये सारा जो है वो 0 हो जाएगा, सही। और 1 - 0, 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 आएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू ई एन नॉट ई रेज़ टू द पावर अल्फा डी, बिल्कुल वही रिलेशन आ गया जो कि इससे पहले हम फाइंड कर चुके हैं, ये देखिए n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू द पावर अल्फा डी, वो क्यों, क्योंकि यानी क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने गेमा को इग्नोर किया हुआ था, देखिए ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि गेमा को अगर आप विच मीन्स इन प्रीवियस कैलकुलेशन द रोल ऑफ पॉजिटिव आयन वाज इग्नोर्ड, तो गेमा को 0 पुट किया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वही रिलेशन आ गया जो कि हम, तो सिर्फ मिस्टेक यहाँ पे, ये गलत नहीं है, ये ठीक है, मगर सिर्फ ये चीज़ देखनी थी कि जो दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे, एक गैसियस इलेक्ट्रॉन्स से आयनाइजेशन से निकलने वाले, और कुछ प्रोटॉन्स जो कि हाई वोल्टेज की वजह से उनको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल गई कि उसने कैथोड को स्ट्राइक किया, और